अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ई कैट की मैथमेटिक्स के हवाले से सर अब्दुल खालिक और मेरी क्लासेस जो है वो मन के अंदर 2 क्लासेस सर की होंगी और 2 क्लासेस मेरी होंगी। हमारी जो क्लासेस हैं प्रोजेक्टर पे लगाने का मकसद, ये सारा सेटअप लगाने का मकसद ये होता है कि हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है और आपको जब चाहेंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा क्लास का। हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स से अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ईयर के हवाले से, कोर्स के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि ई कैट का फ़र्स्ट ईयर का क्या कोर्स है और क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे फ़र्स्ट ईयर के कोर्स में, और फिर उसके बाद हम सेकेंड ईयर की तरफ जाएंगे। हमारा थोड़ा सा मकसद ये होता है कि हम फ़र्स्ट ईयर के कोर्स को दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि सेकेंड ईयर का कोर्स उसके बाद 2 से 3 महीने हमारे लेगा कंप्लीट होने में। इस दौरान कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमें लेनी पड़ेंगी क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। बड़ा कोर्स ऐसे है कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर आप 12 चैप्टर पढ़ कर आ रहे हैं सिन बोर्ड के अंदर। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स का इजाफ़ा होगा, जैसा कि एक चैप्टर है जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्योंकि ये चैप्टर फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड और केपी के बोर्ड के अंदर शामिल है। आ जाइए बेटा। और एनईटी यूनिवर्सिटी ने पिछले साल तक अपना जो कोर्स है वो रिवाइज़ नहीं किया, और सिंध बोर्ड का जो नया कोर्स आया था फर्स्ट ईयर का 2022 में और सेकेंड ईयर का 2024 में, वो कोर्स अभी तक रिवाइज़ नहीं हुआ एनईटी के टेस्ट में। लेकिन एनईटी ये कहता है कि हमारा जो टेस्ट होगा वो सिंध बोर्ड के ऊपर होगा, तो कभी भी वो अपने कोर्स को रिवाइज़ कर सकता है और वो इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम सिंध बोर्ड का टेस्ट जो है, मतलब कोर्स जो है फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर हैं, पंजाब बोर्ड के अंदर हैं। वो ये 2 चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शंस। जो 12 चैप्टर्स आप पढ़ कर आ रहे हैं उनका नाम आपको पता ही होगा कि आपका पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दूसरा चैप्टर मैट्रिसेस है, तीसरा चैप्टर वेक्टर्स, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, फिफ्थ चैप्टर मिसलेनियस सीरीज, सिक्स चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, सेवन चैप्टर बाइनोमियल, 8 चैप्टर फंक्शंस, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग जो पिछले साल रिड्यूस था कोर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और 12 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट ईयर के कोर्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर के ये 12 चैप्टर्स आपने पढ़े थे, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स का इजाफा होगा। तो टोटल फर्स्ट ईयर के अंदर ई कैट के अंदर 14 चैप्टर्स हैं और सेकेंड ईयर के अंदर 12 चैप्टर्स हैं। तो टोटल आपने 26 चैप्टर्स ई कैट के कोर्स में मैथ्स के पढ़ने, और 26 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तब जाकर ही आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे।
ईकेट की जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड कर रही है एमसीक्यूज़ बेस, तो आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। असल में मसला थोड़ा सा यही आता है कि आप इंटर के अंदर एमसीक्यूज़ को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इसी वजह से ईकेट के अंदर बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा नए से नए एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे, उतना अच्छा स्कोर आएगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोर्स को हम इस तरीके से लेके चलेंगे, सर अब्दुल खालिक और मैं। मंथ में 2 क्लासेस सर अब्दुल खालिक की होंगी, 2 क्लासेस मेरी होंगी, साथ साथ हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्लान होंगी, क्योंकि हमारा टारगेट है, जो मेन टारगेट है वो है कि हम ये 14 चैप्टर्स दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, और बाकी के ये जो 12 चैप्टर्स हैं ये हम मार्च तक कंप्लीट कर लें, तब जाकर हमारा कोर्स कंप्लीट होगा और आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर पाएंगे। सिंध बोर्ड का जो कोर्स है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कोर्स है एज़ कम्पेयर टू फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड। सिंध बोर्ड के अंदर चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं और पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के अंदर जो है वो चैप्टर्स की तादाद भी कम है। अगर हम पंजाब बोर्ड की बात करें तो फर्स्ट ईयर के अंदर 13 चैप्टर्स हैं और सेकेंड ईयर के अंदर 7 चैप्टर्स हैं, तो टोटल 20 चैप्टर्स वहाँ पर हैं। तो हम करते ये हैं कि पहले फेडरल बोर्ड के 20 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कोई बच्चा नस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा होगा तो नस्ट का टेस्ट जल्दी आता है और वो फॉलो करते हैं फेडरल बोर्ड को, पंजाब बोर्ड को। तो हम इसीलिए पहले 14 चैप्टर फर्स्ट ईयर के कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड ईयर के अंदर हम पहले पंजाब बोर्ड को टारगेट करेंगे। पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड कंप्लीट होने के बाद फिर सिंध बोर्ड के जो रिमेनिंग 6 चैप्टर्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो पंजाब बोर्ड और उसके अंदर फेडरल बोर्ड के अंदर नहीं है, वो उसको हम बाद में कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बेटा अटेंडेंस आपको अपनी प्रॉपर रखनी है। क्लास के अंदर आपने जो जो काम हो रहा है वो कॉपी करना है और उसके बाद जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने दिमाग में एक चीज़ ये नहीं डालनी कि भाई यहाँ से एमसीक्यूज़ आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है कि नए एमसीक्यूज़ करने की आदत डालनी है। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप करेंगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। आपने ये सोचकर प्रिपरेशन करनी है कि टेस्ट के अंदर एक नया एमसीक्यू आना है, टेस्ट के अंदर एक नया सवाल आना है। वो सवाल कैसे होगा? जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। हम अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। इस चैप्टर को आप 9 क्लास से पढ़कर आ रहे हैं और आपने फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर पढ़ा है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिंध बोर्ड में नहीं है और फेडरल बोर्ड में हैं, तो हम उन चीज़ों को कवर करेंगे ताकि एनईडी के टेस्ट के अंदर ये भी देखा गया है कि कुछ चीज़ें फेडरल बोर्ड की भी आ जाती हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, इसके अंदर एक टॉपिक ऐसा है जो फेडरल बोर्ड का है लेकिन वो एनईडी के टेस्ट में आया हुआ है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन है चैप्टर 6 के अंदर, वहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनईडी में आए हुए हैं और फेडरल बोर्ड के अंदर हैं। तो एनईडी वाले टॉपिक तो सेम रखते हैं फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड का, लेकिन जो क्या कहते हैं कोर्स की लेंथ है या मुख्तलिफ टॉपिक्स का इजाफा हुआ है फेडरल बोर्ड में, वो उसको भी कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए हम चैप्टर को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि तमाम बोर्ड्स कवर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल और इमेजिनरी नंबर्स के सम को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आयोटा y, जिसके अंदर आपको ये बात पता है कि x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिखा जाता है।
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, इस फॉर्म का एक नाम है, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और फॉर्म होती है जिसको पोलर फॉर्म कहा जाता है। ये पोलर फॉर्म सिंध बोर्ड में आपने नहीं पढ़ी है, ये फेडरल बोर्ड का टॉपिक है। पोलर फॉर्म पे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें निकालना सीखनी होंगी और उनको रिवाइज करना होगा, फिर जाकर ही हम पोलर फॉर्म बना पाएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। नंबर 1 एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कराना है। आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में रियल पार्ट सेड हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट सेड होगा। वालेकुम सलाम। सब्ट्रैक्शन के हवाले से बात करें, अच्छा भाई, एक और चीज़ आती है कि आयोटा की पावर, जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अगर आयोटा की पावर एक बड़ा नंबर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आयोटा की पावर 64 आ जाए, आयोटा की पावर 62 आ जाए, बड़े से बड़ा नंबर आ जाए और आपको इसका रिज़ल्ट बताना है कि इसको सॉल्व करने पे क्या रिज़ल्ट आएगा, तो इसके लिए दो चीज़ें हम देखते हैं। अगर आयोटा की पावर डिविजिबल बाय 4 है, 4 से डिवाइड हो जाती है, तो रिज़ल्ट +1 आएगा। अगर आयोटा की पावर नॉट डिविजिबल बाय 4 है, बट डिविजिबल बाय 2, अगर आयोटा की पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रही, 2 से डिवाइड हो रही है, तो आंसर -1 आता है। तो बड़ी से बड़ी पावर देना है, बस आपने देखना है उस पावर को कि वो किसके टेबल में आ रही है। 4 से डिवाइड हो सकती है, नहीं हो सकती। तो 64 4 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इसका रिज़ल्ट +1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 62 को डिवाइड करके देखना है 4 से, तो 62 4 के टेबल में नहीं आता, डिवाइड नहीं हो सकता। 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर -1 आ जाएगा। ये तो बात हो गई कि आयोटा की जो पावर है वो 4 के टेबल में आ रही हो या 2 के टेबल में आ रही हो। अब 4 और 2 के टेबल में नहीं आएगी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयोटा पावर 35 लिखा हुआ है, या फिर आयोटा पावर 41। अब ये जो पावर्स है ये ऑड नंबर्स में, तो जब भी ऑड पावर आएगी तो हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, आयोटा इंटू आयोटा पावर 34। तो इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, 1 अलग कर लिया, 34 अलग कर लिया। अब 34 आप देखेंगे कि किसके टेबल में आ रहा है। 34 4 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में आता है, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 34 की जगह -1 आ गया। -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आयोटा पावर 41, ये पावर भी एक ऑड नंबर है, ब्रेक कर देंगे इसको,
दो पार्ट्स में, आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर 40। अब बेटा 40 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 के टेबल में आ रहा है, तो इसीलिए इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो आयोटा इंटू 1 रिजल्ट आ जाएगा आयोटा। अब फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, ये आप लोग कैलकुलेट करके बताएं। अपने पावर को देखना है कि पावर अगर ऑड है तो एक कम करने पर ये किससे डिवाइड हो रही है। 21 है पावर, 21 में से एक कम करें, 20 आ गया। 20 किस टेबल में आता है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 के टेबल में आता है। तो एक कम करने पे 4 से डिवाइड हो रहा है, तो रिज़ल्ट आ जाएगा प्लस का आयोटा। पहले 4 से चेक करना है, अगर नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा देन 2 पे जाना है। हाँ नहीं, बेसिस सेम पावर एट कैसे होंगी, प्रोडक्ट में थोड़ी है बेटा, सम की बात हो रही है ना। इसका रिजल्ट आ गया आयोटा। इस पे आ जाए, पावर 22 लिखी हुई है, पहले आपने चेक किया 22 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर आप देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है डिवाइड, तो रिज़ल्ट -1 आ जाएगा। फिर पावर है 23, ऑड पावर है, तो इसमें से एक कम करेंगे, 23 में से एक कम करेंगे तो 22 आ गया। 22 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड हो सकता है, रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस आयोटा। फिर आ गई पावर 24, 24 4 के टेबल में आता है, तो रिज़ल्ट 1 आ जाएगा। तो अब इसका रिज़ल्ट आ गया आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। ऐसी एक प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट ईयर में प्रूव भी करी है, आयोटा पावर n, आयोटा पावर n+1, n+2, n+3 बराबर है 0 के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब n इंटीजर्स हैं, n1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, -1 रखें, -2 रखें, आंसर 0 ही आएगा इसका। किसी को अगर इस सवाल में कोई मसला हो तो पूछ लें, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, आयोटा पावर 21 है। अब आयोटा की पावर 21 लिखा हुआ है, इसका रिज़ल्ट आपने देखना है क्या आएगा। 21 ऑड नंबर है। डायरेक्ट रिजल्ट्स को अगर हम निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं, तो 21 में से एक कम करें, 20 आ गया। 24 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 24 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब प्लस की साइन आएगी। एक कम करके डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आंसर क्या आएगा, प्लस का आयोटा। इसके बाद आयोटा की पावर 22 है। 22 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर रिज़ल्ट -1 आ जाएगा। पावर 23 आयोटा की, 23 ना 2 के टेबल में आता है ना 4 के टेबल में आता है, ऑड नंबर है। एक कम करें तो क्या आ जाएगा, 22। 22 4 से डिवाइड हो सकता है,
नहीं हो सकता। किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से जब डिवाइड होगा तो क्या आएगी? माइनस की साइन। एक कम करने पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। 24 4 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रिजल्ट क्या आ जाएगा? +1। तो इसमें रखा, कैंसिलेशन कर ली, आंसर आ गया। ज़ीरो कॉमा 1 पावर 25। अब बेटा कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए यहाँ पर, बेटा जब भी कोऑर्डिनेट्स, क्या हो गया इसे? जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात आएगी और कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कोई पावर आ जाए तो ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल पार्ट 0 है। जब भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जाते हैं तो कॉमा की जगह प्लस की साइन आती है। बाद वाला जो नंबर है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट 1 है तो 1 के साथ आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 0 + 1 आयोटा की पावर 25 लिखा हुआ है, मतलब आयोटा की पावर 25। जी बेटा, कोई सवाल कर रहा था? पूछें? हाँ पूछें, क्या सवाल है? अब आयोटा पावर 25 लिखा हुआ है। 25 ना 2 के टेबल में आता है ना 4 के टेबल में आता है। 25 में से एक कम करेंगे तो आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा पावर 24 आ जाएगा। आयोटा की पावर 1 एज इट इज़ रहेगा। आयोटा की पावर 24 4 से डिवाइड होता है तो इसका रिजल्ट +1 आएगा। तो इसका आंसर आ गया प्लस आयोटा। हो रही है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के दो तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। एक तरीका ये है कि आप फॉर्मूला याद कर लें, a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। डिवीजन का फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला याद करने से काम थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, एमसीक्यू जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये फ़ायदा है फॉर्मूले का। वरना आप दूसरे मेथड से भी इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी 4, ए इंटू डी।
-7, 22 रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका मल्टीप्लिकेशन का ये है कि आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 2 लिख दें, कॉमा की जगह प्लस की साइन, 3 इमेजिनरी नंबर है तो आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 4 रियल नंबर है, रियल पार्ट है, 4 एज इट इज़ आ गया, ये कॉमा की जगह प्लस की साइन आ जाएगी। 5 इमेजिनरी नंबर है तो आयोटा आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई करा लें कि 2 4 8, 2 5 10 आयोटा, 3 4 12 आयोटा, 3 5 15 आयोटा स्क्वायर। 10 में 12 ऐड हो जाएगा, 22 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो 8 में से 15 माइनस होगा तो -7 + 22 आयोटा। इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट 7 है इसका माइनस का, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में वो बाद में लिख देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के दोनों तरीके हैं। ज़्यादा बेहतर है कि एप्टीट्यूड में फॉर्मूला याद किया जाए, क्योंकि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास 45 to 50 सेकेंड्स होते हैं, ख़ास तौर पे नस के टेस्ट में। एनईडी में फ़ायदा है, कैलकुलेटर अलाउ है, ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। अभी तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी से कैलकुलेटर को निकाल दें, कोशिश करें तमाम कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर की जाए, जैसे 9 क्लास से पहले करते थे। एनईडी का जब टेस्ट आएगा तो फिर कैलकुलेटर से बता देंगे जहाँ जहाँ आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के काफ़ी सारे सवाल है, कैलकुलेटर में डालें रिज़ल्ट आ जाएगा। मैट्रिसेस का इन्वर्स वगैरह ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर से आ जाती हैं। इसी तरीके से डेरिवेटिव्स के सवालात कैलकुलेटर से कुछ हो जाते हैं, इंटीग्रेशन के सवालात कैलकुलेटर से हो जाते हैं। तो जब एनईडी की बारी आएगी टेस्ट की उससे करीब, तो हम आपको बता देंगे कैलकुलेटर से किस तरीके से रिज़ल्ट सारे निकल सकते हैं। अभी कोशिश ये करनी है कि कैलकुलेटर को ज़िंदगी से निकाल देना है, क्योंकि एनईडी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। डिवाइडेड बाय 2,6, ए यहाँ पर 3 है, बी 4 है, सी 2 है और डी 6 है। डिवीजन के फॉर्मूले में ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता है। नीचे सी और डी का स्क्वायर का सम आएगा, सी 2 है और डी 6 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो दोनों जगह सेम वैल्यूज़ आती हैं डिनोमिनेटर में। ऊपर आ जाएगा a इंटू सी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, b इंटू डी, तो b की जगह आ जाएगा 4 इंटू 6, b की जगह 4, c की जगह 2 आ जाएगा, a की जगह 3, d की जगह 6। 6 + 24 अपॉन 4 + 36, 8 - 18 अपॉन 4 + 36, तो 30 अपॉन 40 -10 अपॉन 40, तो 3 अपॉन 4 कॉमा -1 अपॉन 4। मेथड जिससे फॉर्मूला ड्राइव होता है, फॉर्मूला भी इसी मेथड से ड्राइव होता है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से। तो 2 - 6 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, -10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 - 36 आयोटा स्क्वायर, 6 - 10 आयोटा माइनस प्लस 24 आ जाएगा। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो वी हैव 30 - 10 आयोटा अपॉन 40। एलसीएम ब्रेक कर देंगे, तो 30 अपॉन -10 आयोटा अपॉन 40, तो 3 अपॉन 4 -1 आयोटा अपॉन 4, मतलब 1/4 आयोटा। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं रिजल्ट को। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के लिए रियल पार्ट 3/4, इमेजिनरी पार्ट -1/4। तो दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका एनईटी के टेस्ट के लिए कैलकुलेटर है, ये पूरा लेके आंसर आ जाएगा। इक्वल टू दबाएंगे आप, बेटा यहाँ तक कॉपी कर लें तो फिर बता दिएगा, फिर आगे चलेंगे हम। बेटा ये एमसीक्यू लिखा है, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं इसके। तो आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा लिखा हुआ है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं कॉन्जुगेट से। तो 1 - आयोटा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो आयोटा +1 अपॉन 1 + 1, 1 + आयोटा अपॉन 2 आ गया। एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 1 के नीचे 2 अलग आ जाएगा, आयोटा के नीचे 2 अलग आ जाएगा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल पार्ट बेटा 1/2 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के कोफिशिएंट को कहते हैं। आयोटा को हटाकर जो नंबर लिखा हुआ है उसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। तो रियल पार्ट यहाँ पर 1/2 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ 1 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट 1/2 है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बेटा एमसीक्यू नंबर 6 लिखा है मैंने, विच नंबर इज़ नॉट एन इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं है? अभी कौन सा नंबर इमेजिनरी नहीं है इसमें? ऑप्शन बी इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। बाकी इमेजिनरी कैसे हैं? नेगेटिव साइन आ जाए स्क्वायर रूट में तो आयोटा आ जाता है, तो इसका मतलब है ये 2 आयोटा है। यहाँ लिखा हुआ है -1 पावर 1/2, मतलब -1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब है, जो कि आयोटा के बराबर है। ऑप्शन डी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो a² + 2ab + b², आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 से 1 कैंसिल होगा, रिजल्ट 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन को भी सॉल्व करने पे आंसर इमेजिनरी आ रहा है। तो कौन सा इमेजिनरी नहीं है? ऑप्शन बी, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑप्शन सी होगा।
इसका नाम? जी बेटा। बेटा विच वन इज नॉट एन इमेजनरी, कौन सा इमेजनरी नहीं है? बेटा 1 प्लस आयोटा, ये क्या नंबर है? इसमें रियल नंबर भी मौजूद है 1 और इमेजनरी भी मौजूद है। जब रियल और इमेजनरी मिल जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन से, तो जो नंबर बनता है वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो जो ऑप्शन सी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजनरी नंबर नहीं है। नाइन्थ कर ली भाई, और फर्स्ट ईयर भी। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सवाल है आपसे। हाँ, तो 1 प्लस आयोटा क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो ये इमेजनरी नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है विच नंबर इज नॉट एन इमेजनरी नंबर, कौन सा इमेजनरी नहीं है? तो जो ऑप्शन सी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजनरी नहीं है। इसके मैं ऑप्शंस लिख रहा था। ऑप्शन ए 27 प्लस 38 आयोटा अपॉन 41, 27 अपॉन 41 माइनस 38 आयोटा अपॉन 41, ये MCQ नंबर 7 आप लोग सॉल्व करें। या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल है a प्लस आयोटा b के, या फिर इसको a कॉमा b भी कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। मॉडुलस का फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर मॉड ऑफ z बराबर है आर ई ऑफ z का स्क्वायर। आर ई ऑफ z बेसिकली रियल पार्ट ऑफ z को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। आई एम और z का मतलब है इमेजनरी पार्ट ऑफ z की बात हो रही है। तो बहुत सिंपल सा एक सवाल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना है। ए रियल पार्ट है मतलब 2, बी इमेजनरी पार्ट है मतलब 3। कभी भी मॉडुलस के फॉर्मूले में आयोटा नहीं रखा जाता। ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू रूट 13। ये तो एक बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर बात हो जाए ऐसे सवाल की कि लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा।
फर्स्ट ईयर का इसका तरीका ये था कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं, फिर उसका मॉडुलस निकालें। यहाँ पर एज अ शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करते हैं कि जब भी आपके पास सवाल फ्रैक्शन में हो तो मॉडुलस ऊपर वाली वैल्यू पे अलग लग जाएगा, नीचे वाली वैल्यू पे अलग लग जाएगा। मतलब ऊपर वाली वैल्यू का अलग मॉड निकाल लें, नीचे वाले का अलग निकाल लें, दोनों को डिवाइड करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू का मॉड √a² + b²। तो a आपके पास रियल पार्ट है, मतलब 1 a है, आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो b है, b भी 1 है। a की जगह 1 आ गया, b की जगह 1 आ गया। नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है इसका अलग मॉडुलस निकाल लें। √a² मतलब 2 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर, b मतलब आयोटा के साथ नंबर 5 लिखा हुआ है तो 5b है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा √2/29, क्योंकि दोनों पे ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों वैल्यूज़ को एक स्क्वायर रूट में लिख दिया। बिल्कुल ये सेम सवाल जो MCQ नंबर 10 लिखा है, ये फास्ट के टेस्ट में आया था 2022 में। इसका मॉडुलस √2 आ जाएगा, इसका √13, इसका √41। को मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, 13 2 26 मल्टीप्लाई बाय 41, तो 41 और 26 को मल्टीप्लाई करा देंगे। मॉडुलस में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया मॉडुलस, आप निकाल फिर मल्टीप्लाई करा दें। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, ये सिन बोर्ड में नहीं है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, बेटा खामोश हो जाइएगा, z बराबर है फॉर एग्जांपल 3 + 5 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल पार्ट यहाँ 3 है, इमेजिनरी पार्ट 5 है। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पे प्लॉट किया जाता है, एक्स वाई प्लेन है यहाँ पर, ये इस डायग्राम को आर्गिन डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। ये एक्स और वाई एक्सिस नॉर्मल 2 डायमेंशनल प्लेन है। एक्स एक्सिस यहाँ पर रियल एक्सिस कहलाता है, वाई एक्सिस यहाँ इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। मैं यहाँ 3,5 को प्लॉट करूँगा। तो बेटा यहाँ 3,5 को प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस का 3, वाई एक्सिस का 5। 3,5 ये पॉइंट यहाँ प्लॉट हो गया।
बेटा अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला दें तो ओरिजिन से मिलाने पर जो लाइन बनती है, इस लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली इस लाइन की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को आर्ग्यूमेंट या फिर इसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। आर्ग्यूमेंट निकालने का मतलब है कि हमें एंगल निकालना है, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो बेटा यहाँ एंगल निकालने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। इसकी जो हाइट है ये y है जो कि 5 है, y एक्सिस का डिस्टेंस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x है। मैं अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर y है और बेस x है। हमें पता है कि एंगल के ऑपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट साइड बेस है। परपेंडिकुलर और बेस पता है हमें, तो tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x, या फिर इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो आर्ग्यूमेंट जब भी हमें निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अपॉन tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। वन प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, थीटा निकालना है tan इनवर्स y अपॉन x कहते हैं या इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट कहते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट भी 1 है और रियल पार्ट भी 1 है, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1, tan इनवर्स 1 आपको याद करना पड़ेगा, 45 डिग्री होता है या फिर π/4। आपको विदाउट कैलकुलेटर एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज़ को याद करना होगा, वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे याद करनी है वैल्यूज़। आपको टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ याद करनी पड़ती है विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए किसी भी सवाल को जो टिग्नोमेट्री का हो या जहाँ एंगल निकालना हो। तो साइन की वैल्यू के लिए आप ये याद कर लें 0 1 2 3 4 अपॉन 4। 0 है 0 डिग्री के लिए, 1 है 30 डिग्री के लिए, 2 है 45 डिग्री के लिए, 3 है 60 डिग्री के लिए और 4 है 90 डिग्री के लिए। कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है √0 अपॉन 4 के, तो 0 आएगा। साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 4, तो इसका √1 अपॉन 2 आ जाएगा। साइन 45 डिग्री, 45 के लिए 2 रखेंगे ऊपर, नीचे 4 आ जाएगा, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन √2। साइन 60 डिग्री,
√3/4, तो 4 का √2 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री 4/4 मतलब 1। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइन की वैल्यूज़ मिलेंगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉस की वैल्यूज़ मिलेंगी। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 ये आ जाएगा। ये बेसिक वैल्यूज़ आपने याद कर ली तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इन्हीं वैल्यूज़ से 360 तक के एंगल्स की वैल्यूज़ निकलती हैं। बताता हूँ कैसे। इसके लिए आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि 0 1/2 जो है ना, 1/2 का मतलब है 0.5, 1/√2 का मतलब है 0.707, √3/2 का मतलब है 0.86 और 1 तो 1 ही है। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, एंगल है 0 30 45 60 90 120 135 150 180 210 225। मैं ज़रा ये एंगल्स लिख रहा हूँ, फिर कॉपी करने का आपको मौका दे दूंगा पीछे वाली वैल्यूज़ को। 240 270 300 315 330 and 360। बेटा साइन 0 0 होता है, साइन 30 0.5 है, साइन 45 0.707 है, साइन 60 0.86 है, साइन 91 है। साइन की जो वैल्यूज़ है ना उनका एक पैटर्न चलता है, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, 0 के बाद 0.5 0.7 0.86 1, मतलब 0 से वैल्यू शुरू हो रही है 1 तक जा रही है। 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, 1 के बाद साइन की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो 1 से डिक्रीज होगी 0.86, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर 0 आ गई। अब दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, 0 के बाद 0.5 0.7 0.86 1 आ गई। 1 के बाद दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, 0.86 0.7 0.5 और 0। तो साइन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो वैल्यूज़ साइन की इंक्रीज होती है 1 तक, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, यही पैटर्न चल रहा होता है। जैसे कि साइन की वैल्यू 0 0.5 0.707 0.86 1 आ गया, 1 के बाद अब डिक्रीज होगी 0.86 0.707 0.7 लिख रहा हूँ 0.5 1 सॉरी 0 हो गई। अब 0 के बाद इंक्रीज होगी, इंक्रीज कैसे होगी, 0 के बाद 0.5 0.7 0.86 फिर 1 आ गई। 1 के बाद डिक्रीज होगी 0.86 0.7 0.5 0। इसका मतलब ये है कि ये 0 है, 1/2 1/√2 √3/2 1 √3/2 1/√2 1/2 0 1/2 1/√2। एक मिनट,
फिर 1 के बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, समझ लें, विदाउट साइन जो वैल्यू आएगी वो लिख दी है साइन की। आपको ये बात पता है, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में पढ़ा है, क्वाड्रेंट का हिसाब, ASTC, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के अलावा जितने भी एंगल्स हैं उन पे सब पे रिजल्ट नेगेटिव आता है साइन का। मतलब 180 के बाद जितने भी एंगल्स हैं ये सारे आंसर्स की साइन नेगेटिव होगी। तो सबके साथ माइनस की साइन आ जाएगी। आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ याद कर ली, बाकी की याद करना आसान हो जाती हैं। अभी सिर्फ साइन को ही डिस्कस कर रहा हूँ। इन वैल्यूज़ में कोई मसला समझ आ रही है बात कैसे याद करनी है वैल्यूज़? क्योंकि आपको तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, बेसिक याद करनी होगी। फॉर एग्जांपल साइन, कॉस और tan, ये याद हो गई तो बाकी वैल्यूज़ खुद ही हो जाएंगी। यहाँ पर तो कम काम है एंगल्स की वैल्यूज़ का, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो बहुत सारे एंगल्स आएंगे और आपको वैल्यूज़ लिखनी होंगी। ये जो एंगल्स हैं ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, इनके ऊपर जो वैल्यूज़ होती है वो हम आसानी से याद कर सकते हैं। इन एंगल्स के अलावा कोई वैल्यू आती है तो वो हम याद नहीं कर सकते। उसके फिर दूसरे तरीके होते हैं कि हम आंसर तक कैसे पहुँचें।